हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। लेकिन प्रश्नावली के सवाल तक जाने से पहले एक प्रमेय दिया है, उस प्रमेय को समझेंगे। इस प्रमेय को समझने के बाद प्रश्नावली का सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखते हैं प्रमेय क्या कहता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसे कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को तब समझ सकेंगे जब कुछ बेसिक चीजें हम जानेंगे। जैसे पहली संख्या दिया है भाज्य संख्या और दूसरी संख्या दिया है अभाज्य संख्या। इन दोनों संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लें, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, कोई भी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य कट रही है, ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 और भी बहुत सारी संख्याएं। ये सारी संख्याएं किसी न किसी संख्या से क्या है? विभाज्य है, कट रही होंगी। इसलिए इन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 2 से विभाजित है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 4 के पहाड़े में भी 8 आता है। अर्थात पहाड़े में आने का क्या मतलब है? ये संख्याएं उस संख्या से विभाज्य है। जैसे 3 त्रिकी 9, 2 पच्चे 10, 5 दूना 10, 2 छके 12, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12। यानी कि ये संख्याएं किसी न किसी संख्या से कट रही है। अगर ऐसा है तो ये संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, जो किसी दूसरी संख्या से कट रही है, ठीक है। और दूसरा क्या? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वास्तव में बात करें तो ये प्राइम नंबर नहीं, ये वर्तमान समय का ना प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। ना तो इसे कोई मार सकता है और ना ही इसे कोई गिरा सकता है, ठीक है। ये इसकी मौत होगी ना, अपने मौत से मौत होगी। बच्चा सोच रहा है भाजपा का सपोर्टर ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है? प्राइम नंबर है ना। तो ये इसकी जब मौत होगी ना, ये जब कटता है ना तो सिर्फ अपनी संख्या से कटता है, दूसरी संख्या इसे काट नहीं सकती है। जैसे पहली प्राइम नंबर जो होती है वो होती है आपका 2। 2 जो है ना वह स्वयं की संख्या से कटेगी, 2 से ही कटेगी, 2 1 कम 2। बाकी कोई संख्या इसे काट नहीं सकती। एक भी काट सकता है, एक तो सबका कॉमन फैक्टर होता है ना, एक सभी संख्याओं में होता है, तो एक पे बात नहीं करते हैं। ये संख्या स्वयं से कटेगी, ठीक है। 3 स्वयं से कटेगी, 5 स्वयं से कटेगी, 7 स्वयं से कटेगी, 9 नहीं, स्वयं से नहीं कटेगी, 3 काट सकता है, इसलिए उसको इसमें डाला गया है कंपोजिट में, ठीक है। 11 स्वयं से कटेगी, 13 स्वयं से कटेगी, 17 स्वयं से कटेगी, 19 स्वयं से कटेगी। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे, अर्थात उसे कोई दूसरी संख्या काट न सके, ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, ठीक है। और इसके गुणनखंड की बात करें तो जब भी आप इसका गुणनखंड करेंगे बाबू, तो आप 2 को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 × 2, 2 गुणा 1। इसके अलावा 2 को कुछ नहीं लिखा जा सकता। 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 3। इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। 5 को लिख सकते हैं 1 गुणा 5। अर्थात जिस किसी भी अभाज्य संख्या का जब आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो एक और स्वयं वाली संख्या ही उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। यानी कि कुल मिला जुला के इसके कितने फैक्टर होते हैं? प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते हैं किसी भी अभाज्य संख्या के, केवल और केवल 2। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ऐसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। जैसे जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 4 के अलावा भी और भी संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणा 2, 2 दूना भी 4 होता है। इसी तरह जब आप 6 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 6 के अतिरिक्त आप 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। अर्थात इसका 2 से अधिक फैक्टर है, 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है। 1 भी है, 6 भी है, 2 है, 3 है। किसका फैक्टर? 6 का।
तो आप देख रहे हैं इन संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन इन संख्याओं के फैक्टर केवल और केवल कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। और वो कौन होते हैं? एक होता है और एक स्वयं की संख्या होती है। ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। बात समझ में आया? तो हम भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में समझ चुके हैं। अब ये जो प्रमेय कहना क्या चाहता है उसे हम समझना जाएंगे, ठीक है? तो इसे मैं मिटा रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। वो रांझड़ा वे सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे ज्यों मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। एक प्रत्येक भाज्य संख्या, बाबू कोई भी भाज्य संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक भाज्य संख्या लिया 4 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से करता है। जब आप इस 4 का फैक्टर करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। ठीक, कोई दूसरी भाज्य संख्या ले लेते हैं। मैंने लिया 6 भी एक भाज्य संख्या है और इसका मैंने फैक्टर किया तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, 2 × 6। ठीक, आगे कोई एक और संख्या लेते हैं। मैंने मान लिया 9 ले लिया, तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 × 3, 3 3 की 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 ले लेते हैं, 2 × 5 10। तो हमने सब क्या किया? इधर जितनी भी संख्याएं सब क्या है? भाज्य संख्याएं। ये क्या है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। हमने एक चीज गौर से देखा तो हमें क्या पता चला कि 4 का जो फैक्टर हुआ है ना बाबू, इसके फैक्टर में सब अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। इसमें 2 है, 3 है, 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 और 5 है, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। तो हमने देखा कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जितनी भी भाज्य संख्या है, सारी की सारी भाज्य संख्याओं का जो गुणनफल के रूप में जब लिखा जा रहा है, जब इनका फैक्टर लिखा जा रहा है, इनका गुणनखंड किया जा रहा है, तो इनके गुणनखंड में केवल और केवल कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये यही बात कहना चाहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कहना चाहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आसान है, कोई भी भाज्य संख्या आप रैंडम ले सकते हैं और जब आप उसका फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर में केवल और केवल क्या होंगे? अभाज्य संख्या। इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे क्या कह रहा है? तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस बात के मतलब को समझते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, मिटा दूं? क्या होता है इसका मतलब? आगे वाले सेंटेंस का, तथा यह अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप 50 का फैक्टर कीजिए, 50 का आपको गुणनखंड करना है। तो किसी बच्चे ने आया हमारे पास ऐसे करके 5 दहा में 50, 2 × 5 10, 5 × 1 5। ठीक, तो उसने 50 का फैक्टर करके लाके दिखाया 5 × 2 × 5। और किसी बच्चे ने ऐसे किया 2 25, 5 × 5 25, 5 × 1 5। उसका फैक्टर क्या मिला? 50 का 2 × 5 × 5। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे ऐसा दिखाया 5 × 2 × 5, और एक बच्चे ने ऐसे दिखाया 2 × 5 × 5। आप देख रहे हैं कि इनका ऑर्डर चेंज है, क्रम चेंज है, लेकिन इनका गुणनखंड एक ही है। ये चीजें एक ही हैं, बस ऑर्डर चेंज हो गया, क्रम चेंज हो गया। इसने क्या किया? 2 को बीच में घुसेड़ दिया और इसने क्या किया? 2 को पहले निकाल दिया। इसका भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 ही आने वाला है, इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 भी आने वाला है। ये क्या है? दोनों अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब क्या है? एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। कब? चेंजिंग सिर्फ इतना है कि इसका ऑर्डर जो है वह इधर उधर हो गया है। वह यही कहना चाहता था कि अगुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, अगर क्रम को ध्यान में न दिया जाए तो अद्वितीय होता है। अगर क्रम को ध्यान में न दें तो ये अद्वितीय है। ये जो है वही ये भी 2 × 5 का पावर 2 है, ये भी 2 × 5 का पावर 2 ही है। एक 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 और एक 2।
इधर भी 2 गुणे 5 का पावर कितना 2। ये दोनों सेम है, अद्वितीय है, एक जैसे है, इनका कोई अलग से हल नहीं है। किस चीज को अगर ध्यान में न दिया जाए, ऑर्डर को ध्यान में न दिया जाए, तब क्या चेंज है, केवल ऑर्डर चेंज है, लेकिन इसकी वैल्यू सेम है। अब हम प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दो। प्यार के लिए पल दो पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे। देखिए प्रश्नावली 1.2, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कुछ संख्याएं दिया है, 5 पार्ट दिया है, 5 संख्याएं दिया है, और इन संख्याओं को हमें क्या करना है, इन संख्याओं का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम गुणनखंड करते चले आए हैं, 9th में भी किए हैं, बड़ा आसान होता है गुणनखंड करना इनका। देखिए 140 है, तो कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इनका करना है, तो हम सबसे पहले अभाज्य संख्या ढूंढते हैं, क्या है 2। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 70 दूना 140, फिर से 2 से काटेंगे 35 दूना 70। अब यह 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो किस संख्या की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, 5 से, 5 सत्ते 35, फिर से 7 एक कम 7 कट गया। तो हम क्या पाए, 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह कितना है, 2 × 2 × 5 × 7। ये आंसर है, इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ जाए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मिलकर 2 का पावर कितना हो गया 2, यानी कि 2 2 बार आया, इसलिए लिख दिया 2 का पावर 2 × 5 × 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इतना भी लिख के चले आएंगे, कोई गलती नहीं है, सही है। लेकिन हम धैर्य से इन संख्याओं को काटने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा क्या करता है, 2 से काटा, 3 से काटा, 5 से काटा, 7 से काटा, नहीं कटा, कॉपी का पन्ना फाड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, हमें काटना है, आगे पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ काटना है। और मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल अगले वीडियो में डाल दूंगा, एक आधे घंटे की वीडियो होगी, डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें सारी संख्याओं की डिविजिबिलिटी का नियम दिया होगा, कौन संख्या किस संख्या से कटेगी, वो आप देखकर पता लगा लेंगे विद इन सेकेंडों में पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। तो उसका एक आधे घंटे का मैं लेक्चर डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, 156 देखिए, 156 देखिए 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक तो सम है ना, इवन है, तो इसलिए 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, यह अब 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, और 13 अभाज्य संख्या आप जानते हैं, 13 एक कम 13, यह स्वयं से कटेगी, 13 3 39। तो हमने 156 को क्या लिखा, 2 × 2 × 3 × 13, और या ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 3 × 13। ये हमारा आंसर हो गया। क्या समझ में आया? चलिए तीसरा पार्ट करके देखते हैं। तीसरा क्या है, 3825। तो 3825 का हम गुणनखंड करते हैं, तो क्या यह संख्या 2 से कटेगी? नहीं कट सकती। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यह संख्या इसलिए नहीं 2 से कट सकती क्योंकि इवन नहीं है, ऑड है। तो ऑड होने पर यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी। तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल ये होती है, अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो हम देखते हैं 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो हम 3 से काटने का प्रयास करते हैं। तो 3 एक कम 3, ठीक है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, कट गया 3 से। क्या यह भी संख्या भी 3 से कटेगी? तो फिर से अंकों का योग करा लेते हैं। 7 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 15 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 3 से कटेगी। कितना बार में? 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 5 15। क्या अब भी यह संख्या 3 से कटेगी? फिर से चेक करा लेते हैं। 5 2 7, 7 4 11, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। तब किस संख्या की तरफ आगे बढ़े? 5 से। 5 से कटेगा? हाँ 5 से कटेगा। कोई भी संख्या 5 से कट जाती है यदि इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। तो 5 से काटते हैं। 5 8 कितना हो जाएगा? 40, 2 बचेगा, 5 5 25। अभी अब 5 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 5। तो 5 से काटते हैं, कितना हो जाएगा? 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। अब 17 हम जानते हैं यह क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या, इसलिए यह स्वयं से कटेगा। 17 एक कम 17। तो हमें 38 25 का जो प्राइम फैक्टर मिला हुआ कितना मिला? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 कितनी बार है? 2 बार। तो लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुणे 5 2 बार है, तो इसलिए 5 का पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 17। जी हमारा आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा सवाल देखिए, 5005। तो चौथा है 5005। 5005 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे?
क्या यह 2 से कटेगा? नहीं, 2 से नहीं कटेगा। 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम है, अंकों का योग अगर 3 से कट जाता, संख्या भी 3 से है, तो अंकों का योग करेंगे तो 5 5 10 ही होगा, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से काटते हैं, 5 से तो हर हाल में कटेगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5 है। इकाई का अंक 5 और 0 तो संख्या 5 से कटती ही करती है। तो 5 एकम 5 डबल 0, 5 एकम 5 1001 हो गया। अब यह संख्या 5 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक 5 नहीं है। तब कोशिश करते हैं 5 के आगे की अभाज्य संख्या क्या है? 7। तो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिकी 21। क्या अब भी यह 7 से कटेगा? तो 7 से अब नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, तो 11 कम 11 कितना बच जाएगा? 3, 33 हो जाएगा, 11 3 33, और 13 अभाज्य संख्या, 13 कम 13, यानी कि 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आया हुआ है 5 × 7 × 11 × 30 हो गया। बस इतना ही, क्योंकि कोई संख्या 2 बार थोड़ी ना आया है, नहीं तो पावर लगा देते। तो बस इतना ही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला संख्या क्या है? 7429। जब आप इस संख्या को 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। ये जाके सीधे यह 17 से कटता है। ये आप धैर्य पूर्वक क्या करेंगे? धीरे धीरे संख्याओं से काटते रहेंगे तो आपको मिलेगा कि यह 17 से कटेगा। ठीक है, मैं डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो बनाकर और अपलोड कर दूंगा। तो 17 से काटेंगे, कितना होगा? 17 चौको 68, कितना बचेगा? 6 62 हो जाएगा, 17 3 51, 11 बचेगा, 17 7 119। अब यह 17 के बाद सीधे किससे कटता है? 19 से। 19 दूना 38, 38 कितना बच जाएगा? 5 57 हो जाएगा, 19 3 57। अब 23 से कटेगा, 23 से कम 23, क्योंकि 23 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 खत्म हुआ। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए दूसरा सवाल दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये चीज कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। जब आप 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और उन्हीं दोनों संख्याओं का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में एचसीएफ का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा जब वो गिवन नंबर का, दिए गए संख्याओं का जब आप गुणनफल करेंगे। एक करके देखते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है 26 और 91, तो हम क्या करते हैं? 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से कटेगा, 13 दूना 26, फिर से 13 से कटेगा, 13 अभाज्य संख्या, 13 कम 13, तो हमें 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 13। ठीक है, अब 91 का कर लेते हैं। 91 का कितना से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट देते हैं। 13 7 91 होता है, और 13 कम 13, तो 91 का हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एचसीएफ आप क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो आप पाएंगे कि 13 और 13 इन दोनों संख्याओं में है, इसलिए 13 हमारा क्या है? इसका एचसीएफ है। तो जो भी कॉमन संख्या दिखे, कॉमन नंबर जो हो दोनों में, वही कॉमन नंबर ही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 13। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में आप जो एचसीएफ निकाले वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। एचसीएफ जो हमें मिला वो तो लिखे ही लिखे एलसीएम के केस में, और जो संख्या बच गई है उसको भी लिख लेना है। तो 2 गुणे 7 बच गया है। जैसे 13 जो कॉमन था, हमने एचसीएफ 13 पाया, तो एचसीएफ तो हमने 13 लिख ही दिया यहाँ से। अब जो संख्या बच गई है 2 और 7, इसको भी हम साथ में लिख देंगे और इसका क्या कर लेंगे? गुणा करा लेंगे। तो 13 दूना 26, और 26 का गुणा किस में करा लेंगे? 7 में। तो कितना हो जाएगा? 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, 182। तो हमारा एलसीएम 182 मिला और एचसीएफ कितना मिला? एचसीएफ मिला हमें 13, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। अब हमें कह रहा है कि आप प्रमाणित कीजिए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ से प्रमाण दे रहे हैं, इसका प्रमाणिकता, प्रामाणिकता। ठीक है, क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम।
तो दो संख्याओं का, कौन सी दो संख्या है, 26 और 91 जो हमें दिया था, इन दोनों का गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो एचसीएफ कितना है 13 और गुणे एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना मिला हमें 182। तो जब आप इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे तो आएगा 2366, और इन दोनों संख्याओं का भी गुणा जब कराएंगे तो आंसर आएगा 2366, यानी कि प्रमाण भी हो गया। इसका प्रमाणिकता भी हमने दे दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है और एचसीएफ गुणे एलसीएम भी कितना है 2366 है, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ये बात समझ में आई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट दिया है 510 और 92। तो हम क्या करेंगे 510 का, इसका जो सॉल्यूशन है क्या होगा, तो 510 का हम क्या निकाल लेंगे, 510 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड और 92 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का क्या होगा, 510 का निकालते हैं, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 पचे 10, 1 बचेगा 2 पचे 10, ठीक है। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से काट के देखते हैं, 3 से कटेगा 3 बटे 24, 1 बचेगा 15, 3 पचे 15। अब यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, 16 पचे 85, 5 एकम 5, 3 बचा, माफ कीजिएगा 5 एकम 5, 3 35, 5 7 35, 17 पचे 85 गलती हो गई, और यहाँ से 17 एकम 17, ठीक है। अब इसको देखिए 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छके 12, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 23 एक अभाज्य संख्या 23 से ही कटेगी। तो हमें क्या मिला, 510 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 मिला, ठीक है। और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह कितना मिला, 2 गुणे 2 गुणे 23 मिला, ठीक है। अब हमें इन दोनों संख्याओं से क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है, इसके अलावा भी कोई संख्या कॉमन दिख रही है, तो कहेंगे नहीं कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमारे एचसीएफ केवल क्या हो जाएगा 2, 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, इजी आंसर हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम में जो एचसीएफ है जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, बाकी जो बच गया है संख्या है उसको भी लिख लेंगे, जैसे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, ये सारी संख्या लिख देंगे। जैसे जो कॉमन है कॉमन तो हमने लिखा ही लिखा, बाकी जो संख्याएं बच गई उसको भी हमने लिख लिया। जब आप इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 23460, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना मिला 2, एलसीएम कितना मिला 23460, ठीक है। आगे हमें वेरीफाई भी करना है ना, इसको वेरीफाई भी करना है, क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल देखते हैं, दो संख्याएं कौन सा दिया है 510 गुणे 92, इन दोनों संख्याओं का जब आप गुणा कराएंगे तो आ रहा होगा 46,920, गुणा करा के देख लेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ कितना आया 2 और एलसीएम कितना आया 23,460, तो इनका भी आप गुणा कराएंगे तो वही आएगा 46,920 ही आएगा। तो आपने देखा दो संख्याओं का गुणनफल जितना आ रहा है उतना ही एचसीएफ गुणे एलसीएम आ रहा है, यानी कि 46,920, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। तीसरा पार्ट है हमारा 336 और 54। तो 336 और 54 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना और फिर से वेरीफाई कराना। तो 336 का हम निकाल लेते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 से कटेगा 2 अठे 16, 2 चौको 8, ठीक है। 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा 21 दूना 42, अब 3 से कटेगा 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। और फिर से हमें कितने का निकालना है 54 का निकालते हैं। 2 से 27 दूना 54, 3 से कटेगा 3 9 27, 3 त्रिकी 9, 3 एकम 3। तो हमें क्या मिला 336 का जो अभाज्य गुणनखंड वह कितना है, 2 का पावर कितना हो गया 4, 2 का पावर 4, क्योंकि 2 कितनी बार आया है 4 बार आया, तो 2 का पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। और 54 का कितना आया 2 गुणे 3 का पावर कितना 3, 2 गुणे 3 का पावर 3, इतना आ गया। हमें क्या लेना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, 2 का पावर 4 यहाँ है 2,
तो 1 2 तो दोनों में कॉमन है, मतलब ये 2 है तो इसमें भी तो 2 है। 2 कितनी बार है इसमें? 4 बार है। लेकिन हम कितना कॉमन ले सकते हैं? केवल 1 बार ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से 2 बार कॉमन लेंगे तो इसके पास तो उतनी औकात नहीं है कि ये 2 कॉमन दे दे, 2 बार 2 कॉमन दे दे। इसके पास केवल 1 ही तो 2 है, तो कॉमन कितना ले सकते हैं? केवल 1 ही 2 ले सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पर भी कितना है? 3 है। ठीक है, तो कॉमन कितना ले सकते हैं? केवल 1 ही 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 ही 3 कॉमन है दोनों में। 3 का पावर 3 यहाँ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो हम कितना लेंगे? केवल 3। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। ये हमारा एचसीएफ का आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का क्या केस है कि जो कॉमन है उसे तो आप लिखेंगे, बाकी जो संख्या बच गई वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपने 2 इसमें से कॉमन लिया, तभी 2 का पावर कितना बच गया है? 3। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है तो 2 का पावर 3 अभी बचा हुआ है। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यानी कि 3 का पावर अभी 3 था, अभी कितना बचा हुआ? 2 पावर बचा हुआ है। या ऐसे कह लें, दूसरे वे में देखिए, आप ऐसा कह लें कि जो हाईएस्ट पावर होता है ना वो एलसीएम में लेते हैं, जो लोवेस्ट पावर होता है वो एचसीएफ में लेते हैं। तो एचसीएफ में हमने क्या किया? जो लोवेस्ट पावर था उसे ले लिया। कॉमन में जो लोवेस्ट पावर क्या था? 2 का लोवेस्ट पावर कितना था? 1, तो 1 वाला लिए। और 3 जो था कॉमन, इस कॉमन में लोवेस्ट पावर क्या था? 3। जबकि एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का पावर 4 हाईएस्ट है, तो 2 का पावर 4 लेते हैं। वैसे भी जब आप यहाँ का 2 1 लिखते और 2 का पावर 3, तो भी तो 2 का पावर 4 होता। तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 4 हो गया, और इसमें हाईएस्ट पावर 3 के पावर में 3 हो गया, और क्या बच गया हमारा? 7। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना हो जाएगा? 3024। 2 गुणे 2 गुणे 4 बार, 3 का 3 बार और 7, जब आप सब गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 3024। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया 3024। हमें वेरीफाई करना है क्या कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो देख लेते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना है? एचसीएफ कितना है हमारा? 6 गुणे 3024। इनका गुणा कराएंगे, देखेंगे कितना आता है। 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 36 18, 18 144। और 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना आया? गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है? कौन कौन सा है? 336 और 54। इसका भी जब आप गुणा करेंगे तो वही आने वाला 18 144 करके देख लेंगे। तो यहाँ हमारा वेरीफाई हुआ कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्यों? क्योंकि दोनों ही कितने हैं? 18144। दोनों ही 18144 है। बोलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। 3 संख्याएं अब हो गई, पहले 2 संख्याएं होती थी। अब देखिए कैसे निकालेंगे, आसान है। 2 से 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। ठीक है, अब कितना? 15, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक कम 5 और 21। 21 का निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3 7 21, 7 एक कम 7। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा कि 12 का जो गुणनखंड है वह 2 × 2 × 3 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुणे 3। कोई दिक्कत? फिर से 15 का क्या मिला? 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 21 का क्या मिला? 3 गुणे 7 या 7 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? एक बार एचसीएफ निकालना है, एक बार क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एचसीएफ के केस में मैंने आपको बताया जो कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो सब में कॉमन क्या है? 3। 3 के अलावा और भी कोई संख्या है जो तीनों में है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, तो केवल क्या हो जाएगा? 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम मैंने क्या बताया? जो एचसीएफ है उसे तो आप लिख लीजिए, हो गया। अब जो बच गया है ना उसे भी आप लिख लीजिए। क्या बच गया? 2 का पावर 2 बच गया, गुणे 5 बच गया, गुणे 7 बच गया। ठीक है, ये सारी संख्याएं बच गई है, तो इसे भी मैं साथ में लिख दूंगा, तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। आप इसका गुणा कराएंगे तो जो गुणा कराने पे आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। 3 गुणे 2 का पावर 2, 4 गुणे 5 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 पचे कितना हो जाएगा? 60 और 60 का गुणा 7 में 7 छके 42, 420 आंसर आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम 120 आया और एचसीएफ कितना आया? 3। ये हमारा आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए दूसरा पार्ट दिया 17, 23 और 29। इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17, क्योंकि 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है ना बाबू, वह हमेशा 1 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी संख्या से कटती नहीं है और दो अभाज्य संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो उसका हमेशा और हमेशा एचसीएफ कितना होता है, 1 ही होता है। क्योंकि आप देखेंगे तो 23 का भी 1 इंटू कितना हो जाए 23 और 29 का भी 1 इंटू 29 ही होगा। तो इस सब में कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन है, 1 ही कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। एलसीएम कभी भी दो अभाज्य संख्याओं का या 3 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है वह एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। आपको भी वही करना पड़ेगा। एलसीएम जो है वो तो लिखेंगे ही, बाकी जो संख्याएं बची हैं उनका गुणा करेंगे। तो संख्याएं बची ही क्या गई है, जो संख्या दी है वही तो है। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 कर देंगे, तो आपका जो 17 गुणे 23 गुणे 29 ये हमारा एचसीएफ होगा। इसका आप गुणा कराएंगे तो आएगा 11, 33, 9। 11, 33, 9 आप गुणा करा के देख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे का तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। इसका हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8। 9 का कितना मिलेगा, 3 गुणे 3, 3 3 की 9। और 25 का कितना मिलेगा, 5 गुणे 5। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, आप करके देख लेंगे, ऐसे होता है। इतनी छोटी छोटी संख्या तो आप कर ही सकते हैं। तो हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या, कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो आप कहेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी नहीं कॉमन है क्या मतलब, सबके मल्टीपल में 1 तो रहा ही रहा होगा, ये तो अंडरस्टूड है। 1 तो रहता है, सबका फैक्टर 1 जो है सभी संख्याओं का फैक्टर है, उसे यूनिक नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कुछ नहीं है तो कितना रहा होगा, 1। हमारा एचसीएफ 1 आंसर हो गया। ठीक है, और एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं का आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। तो हम 8 ये जो संख्याएं मिली है इनका फैक्टर, आप इन सब का गुणा कराएं या इन संख्याओं का ही गुणा करा लें आपस में। किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम जो होगा उनके संख्याओं का गुणनफल ही होने वाला है। तो आप इनके संख्याओं का गुणनफल करा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 25। यही बातें लिखा हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 को 8 भी तो लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, वही बातें हैं। ऐसा मत सोचिए यहाँ का क्यों लिए, यही चीजें हैं। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72 गुणे 25। इसका गुणा कराएंगे, 25 दूना 50 को 0 हासिल 5, 25 सत्ते कितना होता है, 175। 175 5 180 यानी कि 1800 हमारा एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया, 9 8 72, 72 का 25 में गुणा कराएंगे तो 1800 हो जाएगा। एचसीएफ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा पार्ट खत्म हुआ, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।